जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वेक्टर स्पेस। हम इसमें देखेंगे कि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होती है और उसकी एग्जांपलें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट वी बी अ फील्ड एंड वी बी नो लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ डिफाइंड। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। हमारे पास एक सेट ऑफ फील्ड है, एफ का नाम दिया हुआ है जिसको हम फील्ड कह रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास स्केलर्स होंगे। ये हमारे पास वी है, नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर सेट ऑफ फैक्टर्स हमारे पास होंगे। ये जो सेट ऑफ फैक्टर्स है इसके अंदर यूजुअल एडिशन का जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद सपोज डैट कोई एलिमेंट हम फील्ड से लेते हैं, ठीक है, फील्ड एफ से हम कोई एलिमेंट लेते हैं जिसे हम स्केलर भी कह सकते हैं। तो एक एलिमेंट हमने स्केलर एफ से उठाया और एक एलिमेंट हमने वेक्टर से उठाया वी से। अगर इन दोनों को ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, अगर इन दोनों का क्लियर ला चेक करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए वी, तो वो हमारे पास एलिमेंट किसका होगा, वी का। और ये हमने नीचे डिफाइन किया है इसकी मैपिंग को कि एफ हमारे पास एक मैपिंग है, एफ से वी, एफ क्रॉस वी लें तो एलिमेंट किसका है, वी का ही आएगा। ठीक है, जब हम एफ का वी के साथ मल्टीप्लिकेशन हम लें तो वी का एलिमेंट आना चाहिए। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि वी के अंदर यूजुअल एडिशन होल्ड कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कोलियर लॉ होल्ड कर रहा है और उसके साथ ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये कोई सेट वी एफ के ऊपर होल्ड कर जाता है तो इसको हम ये कहेंगे कि वी जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है किसी भी फील्ड एफ के ऊपर। नॉर्मली हम उसको डिनोट करते हैं वी इंटू एफ से, ठीक है, और इसको हम कैपिटल वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कोई हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है नॉन एम्प्टी और उसके साथ हमारे पास फील्ड है, तो सबसे पहले हम वी जो है सेट इसको अबिलियन होना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एफ़ के साथ, अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा। सबसे पहले हमारे पास हमने दो एलिमेंट वी से ले लिए, अगर इनको ऐड करवाएं तो वो भी अगर वी से आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वी के अंदर जो है कोलियर लॉ होल्ड कर गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके अलावा हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं, V1 V2 V3 बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल वी से, सेट ऑफ वेक्टर से। और अगर हम V1 V2 V3 इनको इस तरह लिख लें कि पहले V1 V2 को साथ ऐड करवा दें और इनको फिर V3 के साथ ऐड करवा दें, या V2 को V3 के साथ पहले ऐड करवा दें और फिर उसको V1 के साथ ऐड करवा दें, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है और राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर गया। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। कोई एलिमेंट वी जो है स्मॉल वी कैपिटल वी से बिलोंग कर रहा है, हम ये ज्यूम कर लेंगे कि उसके अंदर एक एलिमेंट ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता होगा वी के अंदर। अगर वी को ज़ीरो में ऐड करवाएं या ज़ीरो को वी में ऐड करवाएं तो उसका आंसर वही एलिमेंट वी आना चाहिए, स्मॉल वी। ठीक है, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास अगर कोई स्मॉल वी कैपिटल वी से बिलोंग कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि माइनस वी भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, कि अगर वी को माइनस वी के साथ ऐड करवा दें या माइनस वी को वी के साथ ऐड करवा दें तो उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। अगर किसी सेट के अंदर ये चार प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम उसे कहेंगे कि वो वाला जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप बना देगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसके अंदर पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दे जिसे हम कोलियर लॉ का नाम देते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि V1 V2 दो एलिमेंट लें V से, अगर V1 को V2 के साथ ऐड करवाएं या V2 को V1 के साथ ऐड करवाएं, इनका आंसर अगर सेम रहता है तो इसके अंदर कोलियर लॉ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। और ये पांच प्रॉपर्टी किसी भी सेट के अंदर अगर होल्ड कर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस बात को आपने याद रखना, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की नहीं बात कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने सारे ऑपरेशन चेक किए हैं, तो वो वाला जो सेट होगा वो अबिलियन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम वेक्टर स्पेस किसी भी सेट को प्रूव करवा रहे हैं तो सबसे पहले उस सेट को अबिलियन होना ज़रूरी है। हम ये पांच प्रॉपर्टीज़ पहले चेक करेंगे अबिलियन होने के लिए। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी में हम वी के साथ एफ़ के साथ इसकी कम्बिनेशन लेते हैं कि एक एलिमेंट हमने एफ़ से ले लिया और दो एलिमेंट हमने कैपिटल वी से ले लिए। तो अगर हम इसके ऊपर इसका लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ले रहे हैं ये सेट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, ये स्केलर है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है और ये सेट ऑफ वेक्टर से हैं, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर द एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड का आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह अब यहाँ पे हमने पहले फील्ड का एक एलिमेंट लिया था, यहाँ पे हमने फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए और वेक्टर का एक एलिमेंट ले लिया, तो इसका जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर फील्ड के एलिमेंट के ऊपर भी ये होल्ड करना चाहिए कि दो एलिमेंट हम फील्ड के लिए उनको ऐड कराएं और वी से मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। उसको तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी जो है नंबर 8 पे वो ये है कि अगर दो एलिमेंट हमने फील्ड से लिए हैं
और एक एलिमेंट हमने वी से लिया, तो इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए कि बी को वी से मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर है ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद स्मॉल वी से मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर के बराबर आना चाहिए। ये जो भी एलिमेंट्स हम इसके अंदर ले रहे हैं वो स्मॉल वी है, ये याद रखना है आपने। नंबर 9 पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है कि उस 1 को किसी भी वी से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर वी के इक्वल ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है हमारे पास एफ है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास हमने जो डिस्कस किया ये वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो नॉन एम्प्टी स्पेस नॉन एम्प्टी सेट होता है। वी किसी भी फील्ड एफ के ऊपर हम उसको चेक करते होते हैं और वी को क्या होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज ये होल्ड करनी चाहिए। अगर ये होल्ड कर जाएगा तो वी हमारे पास अबिलियन हो जाएगा। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स और ओवर द एलिमेंट ऑफ फील्ड होल्ड करना चाहिए। उसके अलावा 2 एलिमेंट हम फील्ड से लें, एक एलिमेंट हम वेक्टर से लें, तो दोनों के साथ इसको जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए और इसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं कि वेक्टर स्पेस कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी नहीं होती। सबसे हमारे पास पहली एग्जांपल दी है कि कैपिटल वी जो है वो हमारे पास एन ट्यूपल्स दिए हुए हैं, एन एलिमेंट्स दिए हुए और ये सारे हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हैं। हमने फील्ड जो है आर ले लिया रियल नंबर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो सेट ऑफ वेक्टर्स है फील्ड एफ आर के ऊपर ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएंगे। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमने ली है सेट ऑफ पोलिनोमियल्स a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 पावर x2 प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n। तो ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिया है और इसके लिए जो फील्ड हमने लिया है वो रियल नंबर ही लिया है। तो जो v है ओवर फील्ड r, ये मतलब सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड r जो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसी तरह हमारे पास हमने यहाँ पे एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो लिया है वो ये लिया है, हमने एक फंक्शन लिया आर से आर के ऊपर और एफ हमारे पास क्या है, रियल फंक्शन है और फील्ड के तौर पे हमने आर लिया, तो ये भी जो है वी इंटू आर ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। यहाँ पे हमने कुछ सेट लिए हैं, जैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होगा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर सी से बड़ा होता है, रियल नंबर क्यू से बड़ा होता है और सी जो होता है वो आर से बड़ा होता है। यहाँ से अगर आप इसको चेक करें तो सी अगर हम सी इंटू आर जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स ले रहे हैं और आर को क्या ले रहे हैं, एज ए फील्ड। जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसको हम एज ए फील्ड देते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास फील्ड आर के ऊपर हमारे पास वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा, बनाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्यू के ऊपर जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे आर जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स है और क्यू जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसे हम एफ का नाम देते हैं, फील्ड का नाम देते हैं, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्यू इंटू जी जो है ये हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि जी के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर एलिमेंट के लिए नहीं आएगी। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने बताई है कि वन मल्टीप्लाई बाई वी जो है वो वी के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास नहीं आएगी हर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे छोटी सी बात ये मैंने लिखी है कि सी इंटू आर तो वेक्टर स्पेस है, आर इंटू सी वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम वेक्टर स्पेस चेक कर रहे होंगे, जिसे हम वी इंटू एफ लिखते हैं फॉर एग्जांपल जनरल नोटेशन की, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स है और ये हमारे पास सेट ऑफ फील्ड है, ठीक है। तो जो भी फील्ड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एफ के बराबर हो सकता है, सॉरी, जो भी फील्ड होगा वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर स्पेस के बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। अगर फील्ड जो है सेट ऑफ वेक्टर से बड़ा हो जाएगा तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी हमने मैपिंग ये पढ़ी है कि एफ एक हमारे पास मैपिंग है, उसको हमने लिया है एफ क्रॉस वी से, ये हमारे पास वी का ही आंसर देगी। तो अगर ये तब आंसर आएगा अगर एफ वी से छोटा होगा। इसीलिए या तो जो फील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर स्पेस के बराबर हो सेट ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो सकता है या इससे कम होगा। कभी भी जो फील्ड है वो सेट ऑफ वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम सेट ऑफ एफ को ज़्यादा ले लेते हैं और वी को छोटा सेट ले लेते, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है बड़ा एलिमेंट आएगा, तो वो इसका एलिमेंट फिर नहीं बनेगा। इसीलिए
अगर हम रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फील्ड चेक वेक्टर स्पेस चेक करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वो जो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का वो हमारे पास किस में आएगा, सी में आएगा, लेकिन उसका एलिमेंट किस में आना चाहिए था, आर में आना चाहिए था, तो वो हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। इसी तरह Q इंटू आर भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि फील्ड हमारे पास बड़ा हो गया है सेट ऑफ वेक्टर से। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप क्विक रिव्यू के तौर पे भी चेक कर सकते हैं कि जब भी आपने किसी चीज़ को वेक्टर स्पेस चेक करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो उसका फील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेट ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर फील्ड जो है सेट ऑफ वेक्टर से ज़्यादा हो रहा तो आपने वहीं पे कह देना कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बन सकती। अब यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है क्वेश्चन के तौर पे कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो आर है और फील्ड जो है वो हमारे पास आर है। सेट ऑफ वेक्टर्स भी हमारे पास आ रहा है और फील्ड भी हमारे पास आ रहा है। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो पीछे हमने ये जो एडिशन की है, जब हमने इसकी डेफिनेशन को प्रूव किया तो हमने सिंपल यूजुअल एडिशन ली है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडिशन का रूल जो है वो चेंज कर लिया है। हमने यहाँ पे ये लेट किया है कि एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये सेट ऑफ वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये सेट ऑफ वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। और इनको अगर हम ऐड करवाएं a, b लें और इसको हम ऐड करवाएं c, d से, तो इसकी एडिशन कुछ इस तरह से ली है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, उसके बाद कोमा आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन हमने इसकी कुछ इस तरह से डिफाइन की है कि k इंटू a, b इज़ इक्वल टू k a इंटू b, मतलब जो स्केलर है वो सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमने कुछ इस तरह से ये मैपिंग ली है, एडिशन की मैपिंग ये ली है, मल्टीप्लिकेशन की मैपिंग ये ली है। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसके लिए अब हम ये जो हमने 9 प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी थी इन सब को हमने बारी बारी इनको प्रूव करवाना है, ठीक है जी। अब देखेंगे कि जब हम इसकी बारी बारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम 2 एलिमेंट लेंगे, उनको ऐड करवाएंगे तो वो वी से बिलोंग करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा, उसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी भी इसके अंदर होल्ड कर जाएगी, एडिटिव इनवर्स भी इसके अंदर होल्ड कर जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होल्ड कर जाएंगी। मैं आपको एक प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाता हूँ जिसके ज़रिए हम उसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस हमारे पास नहीं रहेगा। वो प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर है ये वाली नंबर 7 पे कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर द एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। इसको हम लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ फील्ड, जिसको हमने नंबर 7 की प्रॉपर्टी का नाम दिया। मैं सिर्फ ये चेक करने जा रहा हूँ नंबर 7 पे प्रॉपर्टी कि अगर कोई 2 एलिमेंट आप फील्ड से ले रहे हैं और एक एलिमेंट आप किससे ले रहे हैं, वी से ले रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू वी दैट शुड बी इक्वल टू ए वी प्लस बी वी, इसको इसके इक्वल आना चाहिए। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसको प्रूव कराने के लिए हम 2 एलिमेंट a, b जो है वो f से ले लेते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने किससे लेना है, v से लेना है। जो v से हमने एलिमेंट लेना है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास a1, b1 है और ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ वेक्टर v से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने एक एलिमेंट जो लिया था ये हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे कि एक एलिमेंट हमने v से लिया, उसको हमने नाम दे दिया a1 b1 का, और 2 एलिमेंट हमने स्केलर से लेने थे फील्ड से, वो हमने ये ले लिया। अब हमने प्रूव करवाना है कि हम a प्लस बी करवा दें और v करवाएं तो इसका आंसर जो है वो a b प्लस b v के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करवाते हैं। अब इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने देखनी है, तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं हमारे पास आएगा a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास v क्या है, ये एलिमेंट पड़ा हुआ b हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा a1 b1, ओके जी। इसको अपने ध्यान से समझना है। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन की कि अगर कोई स्केलर जो है वो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर ने सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ आना है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ उसने नहीं आना, उसने एज इट इज़ आना है। तो इसको हम एज ए स्केलर कंसीडर करेंगे। तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी ये सिर्फ किसके साथ आएगा, a1 के साथ आएगा, प्लस जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास b1 एज इट इज़ ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा a इंटू a1 प्लस b इंटू a1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास कोमा है, ये कोमा आना था, ये कोमा है ना, ध्यान से ये कोमा आना था, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगाएंगे और b1 आ जाएगा। मतलब हमने a प्लस बी और इसके साथ सेट ऑफ वेक्टर से एलिमेंट जो लिया तो उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन की है,
अगर कोई स्केलर है तो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, तो वो क्या होगा, वो पहले नंबर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ एज इट इज़ वो बी जो है वो एज इट इज़ आएगा। तो हमने पहले एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और b1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो जब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो इसको हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है ए बी प्लस बी बी, हमने इसको अप्रूव कराना है। तो ए हमारे पास ए रहेगा, बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का एलिमेंट A1 B1 आ जाएगा, A1 B1 प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी जगह पे v लिखेंगे, v की वैल्यू हमने क्या ली है, A1 B1। अब ये एक स्केलर है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसने सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ। तो ये a इंटू A1 आ जाएगा और कोमा B1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे प्लस ये b कोमा A1 आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि दूसरे के साथ उसने मल्टीप्लाई नहीं होना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी जो हमने यहाँ पे देखी थी। मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा, कोई भी स्केलर अगर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसने सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ आना है, दूसरे के साथ नहीं आना। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने a v लिखा प्लस b v लिखा, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ आना, दूसरा एलिमेंट एज इट इज़ आएगा। तो इसमें पहले एलिमेंट के साथ आना, दूसरा एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास a b c d वाला ऑप्शन लगेगा। यहाँ पे एक ये हमारे पास सेट पॉइंट पड़ा हुआ है और दूसरा ये पॉइंट पड़ा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इनकी एडिशन हमने किस तरह से डिफाइन की कि अगर दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो पहला एलिमेंट पहले में होगा और दूसरा दूसरे में, दरमियान में कोमा आएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा A1 प्लस बी इंटू A1, यहाँ पे आएगा कोमा, और ये हमारे पास B1 प्लस B1 हमारे पास दूसरे एलिमेंट दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं हम कोमा ले सकते। A इंटू A1 प्लस B इंटू A1 कोमा, ये हमारे पास 2B1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें कि हमारे पास जो है a प्लस बी इंटू वी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी वी, इसके इक्वल आना चाहिए था। तो हमारे पास a प्लस बी इंटू वी का जो आंसर है वो आया हमारे पास A1 प्लस बी A1 कोमा B1, और हमारे पास B का आंसर हमारे पास क्या है, वो ये आया है a इंटू A1 प्लस बी इंटू A1 प्लस 2B1। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो क्या ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो अंडरस्टूड सी बात है ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर 7 वाली प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशन हमने ये ली है और मल्टीप्लिकेशन ये डिफाइन किए, तो उसके हिसाब से ये वाला जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आप सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर आर जो है सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं और फील्ड भी आर लेते हैं और उसके अंदर आप मैपिंग जो एडिशन की है वो इस तरह से डिफाइन करवाते हैं और मल्टीप्लिकेशन की मैपिंग अगर इस तरह से डिफाइन करवाती हैं, तो नंबर 7 पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एलिमेंट ऑफ फील्ड कहा था, वो हमारे पास होल्ड नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने मैपिंग ली थी ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाती, नॉट वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको चेक करते हैं जी। अब हमारे पास सेम है, एलिमेंट दिए हुए हैं, जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है वो भी आ रहा है और जो f है वो भी हमारे पास आ रहा है। हमने ये चेक करना है कि अगर सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो भी आ रहा है और सेट ऑफ फील्ड जो है वो भी आ रहा है, लेकिन उनके अंदर अगर हम जो दो एलिमेंट हैं उनकी एडिशन किस तरह से डिफाइन करें कि a b c d को ऐड करवाएं, तो क्या है, सिर्फ a b ही आंसर आए। ठीक है, और अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन k इंटू ए बी हो, k a और k b, ये हमने नई मैपिंग डिफाइन की है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर उन दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो सिर्फ पहला एलिमेंट आंसर आए। अगर उनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होप्स होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही इसके अंदर ना कंट्राडिक्शन आएगी कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर होल्ड नहीं करेगी। देखें कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम एक एलिमेंट ले लेते हैं a, b जो है वो हम v से ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि वो v होता है। अगर हम a, b इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0, को ऐड करवाएं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट v जो है वो v से बिलोंग कर रहा है तो 0 भी v से बिलोंग करना चाहिए, कि v को 0 के अंदर ऐड करवा लें या 0 को v के अंदर ऐड करवा लें, उसका आंसर हमारे पास स्मॉल v ही आना चाहिए। तो हम इसको होल्ड करवाने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को।
तो हमने एक एलिमेंट वी से ले लिया 0 0, हमने इसकी तरफ से अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर जो है एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है। अगर अब हम इसको ऐड करवाएं तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर 0 0 या ये नहीं आएगा, हम इसको ध्यान से देख के करेंगे क्योंकि मैपिंग हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। अगर a b जमा c d दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या आना है? सिर्फ पहला एलिमेंट आना है। तो अगर एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या आना है? a b ही आना है। ठीक है, अब हमने ये भी देखा है v को 0 के अंदर ऐड करवा दें, v को 0 एलिमेंट के अंदर ऐड करवा दें या 0 एलिमेंट को v के अंदर ऐड करवा दें, उसका आंसर क्या आना चाहिए? v ही आना चाहिए। तो हमने v को 0 एलिमेंट के अंदर ऐड करवाया, उसका आंसर ये है। अब हम देखते हैं कि 0 एलिमेंट को अगर हम इसके एलिमेंट के अंदर ऐड कराएं तो इसका आंसर क्या आता है? अब ये एक एलिमेंट है, दूसरा ये एलिमेंट है, दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आना है? जो पहले नंबर पे एलिमेंट पड़ा है वही आना है। अगर दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा? पहला एलिमेंट ही आएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 0,0 आएगा। तो यहाँ से आप देखें कि हमने v को 0 के साथ ऐड किया या 0 को v के साथ ऐड किया, इसका आंसर क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इनके आंसर हमारे पास क्या है? सेम नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो ऑप्शन था नंबर 3 पे, जिसको हमने प्रॉपर्टी का नाम नंबर 3 पे जिस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया हुआ था वो इसके अंदर होल्ड नहीं करती। कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है वो v से बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर 0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम v को 0 के अंदर ऐड कराएं या 0 को v के अंदर ऐड कराएं, उन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉल v ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हमने एलिमेंट को 0 एलिमेंट के साथ ऐड करवाया, उसका आंसर a भी आया, और 0 एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ ऐड कराया, उसका आंसर 0 0 आ गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वेक्टर जो है, वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर जो है वो रियल नंबर हो और फील्ड हमारे पास वो भी रियल नंबर हो और उनकी मैपिंग हम एडिशन के हिसाब से कुछ इस तरह डिफाइन करें ये हो और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये हो, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाती। नंबर 3 पे हम एग्जांपल को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास जो हमारे पास हम सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ फील्ड ले रहे हैं वो सेम ही है कि अगर सेट ऑफ वेक्टर्स जो है हमारे पास रियल नंबर और फील्ड भी हमारे पास रियल नंबर हो और दो एलिमेंट हो तो उनकी एडिशन इस तरह से डिफाइन की हो, a, b जमा c, d इनको ऐड करें तो a c आए, ठीक है, और b d आए, और उनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने चेंज किया कि अगर कोई स्केलर a b से एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा? जो स्केलर है वो सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई हो, जो दूसरा एलिमेंट है b वाला वो हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये आप भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेम पहली रखी है, ठीक है, और जो दूसरी है वो हमने ये रख दिया है, ठीक है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसके अंदर हमारे पास जो है होल्ड करेगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये जब आप चेक करेंगे कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास वो होल्ड करेंगी, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ से आके डिफर करेगी, वो हम करने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी लास्ट में हम पे देखी थी कि अगर वेक्टर स्पेस प्रूव बनाना हो तो ये सारी प्रॉपर्टी पहले v को बिलियन ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे ये क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सेट ऑफ वेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सेट ऑफ जो है स्केलर, और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एंड पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि बाकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 9 पे प्रॉपर्टी है ये इसके अंदर डिफर करेगी। वो कैसे करेगी? हमारे पास होती है नंबर 9 पे प्रॉपर्टी कि अगर एक एलिमेंट 1 है, स्केलर हमने उसको v से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? v ही आना चाहिए। तो हम ये ले लेते हैं कि जो 1 है वो हमारे पास f से फील्ड से बिलोंग कर रहा है, और जो v है v हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो v है उसको हम a, b ले लेते हैं, ये वेक्टर से बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, अब हमारे पास अगर हम 1 को v से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को v से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? v ही आना चाहिए। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम राइट साइड ले लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 1, v। यहाँ पे 1 को 1 ही रहने देते हैं, v हमने क्या लिया? a, b वो ले लेते हैं। यहाँ पे a, b हमने ले लिया। अब अगर कोई स्केलर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसने क्या करना है? उस स्केलर ने पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और दूसरे एलिमेंट को क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही रहेगा, और दूसरा एलिमेंट
बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के कोई स्केलर अगर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए के साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बी वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा, और बी वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है A,0। अब यहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे थे नंबर 9 पे कि 1 को v से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर v ही आना चाहिए। तो क्या हमने 1 को v से मल्टीप्लाई करवाया, क्या इसका आंसर v के इक्वल आया? v तो हमारे पास किसके इक्वल था, A,B के इक्वल था। हमने 1 को v से मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर ये v ही आना चाहिए था, लेकिन उसका आंसर क्या है, ये है बाय दिस रूल। लेकिन इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए था, A,B के इक्वल आना चाहिए था। तो A,0 जो है वो A,B,B के इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो नंबर 9 वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाली जो एडिशन अंडर दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला भी जो हमारे पास अंडर दिस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेक्टर स्पेस नॉट वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पलें डिस्कस की हैं जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। ठीक है, तो कुछ क्विक रिव्यूज़ भी होते हैं जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बना सकता है या नहीं बना सकता, उसको हम लेटर देखेंगे। मैं थोड़ा सा लेक्चर रिपीट कर देता हूँ। कोई वेक्टर स्पेस प्रूव कराने के लिए हमारे पास सबसे पहले वी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसे सेट ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास सेट ऑफ स्केलर्स होता है। कोई भी वेक्टर स्पेस एफ के ऊपर हम लेते हैं, वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए हमें एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्ड्स सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए, उसको हम एफ फील्ड के ऊपर चेक करते हैं। उसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं, सबसे पहले वी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम फील्ड के साथ इसके साथ चेक करेंगे और ये होल्ड करनी चाहिए। ये 9 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर देते हैं दोनों, तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल ली थी जो हमेशा वेक्टर स्पेस बनेंगी। ये हमारे पास सेट हमने लिए, उनको बताया कि ये वेक्टर स्पेस है और ये नहीं है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है। उसके बाद हमने एग्जांपल ली जिसके अंदर सेट ऑफ वेक्टर्स भी हमारे पास रियल नंबर है और सेट ऑफ फील्ड भी हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन उनकी एडिशन हमने इस तरह से डिफाइन की और उनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन की। हमने उसको चेक किया तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनी। ठीक है, और उसके बाद हमने 2 एलिमेंट लिए, उनकी एडिशन इस तरह से डिफाइन की और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन की, तो इसको भी हमने चेक किया और ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनी। फिर उसके बाद हमने थर्ड एग्जाम्पल ली कि 2 एलिमेंट की एडिशन अगर इस तरह से कर दें और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो तो वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनी। आई होप तो आपको वेक्टर स्पेस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ या किसी पॉइंट की समझ नहीं आया, प्लीज़ उसको कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।